समय था साल 2011-12। इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी 5% से ग्रो कर रहा था। किसी को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इकोनॉमी, जीडीपी ये सब चीज क्या है, कौन सी वाला है। ऐसे में कुछ गिने चुने लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे जिनको इन चीजों के बारे में एक्चुअली में नॉलेज था। वो थे कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ स्टूडेंट्स। ऐसा ही एक पॉलिटिशियन था श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2013-14 के आखिर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को एक ख्वाब दिखाते बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का। और क्या, लोग उनको इलेक्ट कर देते हैं और फिर वो आते हैं सत्ता में। पिछले 4 सालों में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया लोगों को, 2018 तक लोग पागल हो जाते हैं, क्या फाड़ के रख देते हैं। इकोनॉमी बस भाई साहब ऊपर ही जा रही होती है, ऊपर ही जा रही होती है। 2018 में तो सबसे पीक लेवल पे पहुंच जाता है 8.26%, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हाई। ऐसे में दोस्तों ये जो आखिरी कील था वो ठोक दिया गया 2018 में। और क्या, 2018 की आखिरी क्वार्टर से भाई साहब जीडीपी जो गिरने लगी, 2019 के बीच में आते आते वो 2.5% में आ गई। अब आपको पता नहीं होगा 2.5% कैसे, डेटा तो निकाला गया था 4.5%। अरविंद सुब्रमण्यम ने तो क्लियरली कह दिया था कि जीडीपी 2.5% के ऊपर हो ही नहीं सकता। वहीं लाइव मिनट की एक आर्टिकल ये दर्शाता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन इकोनॉमी 2019 की उस मिडिल क्वार्टर में परफॉर्म अच्छा भी कर लेती तो 3.5% के ऊपर नहीं जाता। अगर आप सोच रहे हो कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल चीज था जिसको सरकार समझ नहीं पाई और उसकी वजह से इकोनॉमी का ये हाल हुआ था 2018 से 2019 के सफर में, तो आप भाई साहब कतई बहुत गलत हो। 2018-19 में रिलायंस ग्रुप खुद को एक इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए तैयार कर रहा था। आज के टाइम पे उसका रिजल्ट देखिए, जहाँ पे सारी कंपनीज बंद हो रही है वहीं पे जियो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोई इसके आसपास भी नहीं आ पा रहा है। इसको छोड़ भी दे तो भी एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर सरकार के सामने आया था 2019 में। आपको पार्ले जी की वो स्टेटमेंट तो याद ही होगी जहाँ पे पार्ले जी बताते हैं कैसे उनकी बिस्किट्स की सेल में भारी गिरावट आई है। जहाँ पे लोग 5 रुपए खर्च नहीं करना चाहते थे सिर्फ एक बिस्किट को खरीदने के लिए, क्या वहां पे लोग लाखों रुपए खर्च करके एक गाड़ी खरीदेंगे? जवाब है कभी नहीं, और ऐसा ही हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2019 में बुरी तरीके से क्रैश कर गई। फलस्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये सब दोस्तों इथेनॉल बर्निंग इफेक्ट का फर्स्ट स्टेज था। इथेनॉल बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसमें अगर आप आग लगाते हो तो आग दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत ही लाइट ब्लू कलर का होता है, लेकिन वहां पे आप हाथ डालोगे तो समझ में आएगा, जब आपकी हाथ जल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आग मौजूद है। 2016-17 में सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को बनाया और अडॉप्ट किया जो कि एकदम डिजास्टर था इकोनॉमी के लिए। चाहे आप बात कर लो डिमोनिटाइजेशन की, चाहे आप बात कर लो जीएसटी की, इन सभी का नेग्लिजिबल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे। बाकी सारा का सारा दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट ही है। सबसे बढ़िया बात, इस सरकार ने ये जांचा ही नहीं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या ये रेलिवेंट भी होगा। एक बिल बेस्ड सिस्टम अगर हम बना देते हैं तो क्या टैक्स कलेक्शन में गिरावट नहीं आ जाएगा? ये सब कुछ सोचे समझे बगैर जीएसटी को इम्प्लांट किया गया, फलस्वरूप टैक्स कलेक्शन में भारी कमी देखने के लिए मिला। जहां पे जीएसटी टैक्स कलेक्शन के ऊपर एक बड़ा झटका देके चला गया, वहीं पहले से ही डिमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में कैश की जो फ्लो है, लिक्विड कैश की जो फ्लो है, वो बहुत कम हो चुका था। और क्या, जो होना था वही हुआ, लोग खर्च कम करने लगे और ऐसे में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो इकोनॉमी को अपने अंदर खींचने लगी, यानी नीचे इकोनॉमी गिरने लगे। इस इथेनॉल बर्निंग इफेक्ट में बीच बीच में इथेनॉल डालने का काम किया है करप्शन ने। पकड़ नहीं पाए ना आप तो सोच रहे हो कि कांग्रेस के टाइम पे 2G स्कैम हुआ था, कोल स्कैम हुआ था, मल्टीपल बैंक स्कैम्स हुआ था, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर स्कैम भी हो गया था। लेकिन बीजेपी के पीरियड में ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं दिया। तो बीजेपी कांग्रेस से कई ज्यादा स्मार्ट है और आज के टाइम पे ऐसे करप्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2017 में चुपके से स्मोक स्क्रीन्स के नीचे से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लीगल कर दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कौन नकली कंपनी खड़ा कर रहा है, कंपनी का कितना % पैसा पार्टी को दे रहा है, ये सब आपको पता ही नहीं है। जब ये सब आपको पता ही नहीं चलेगा तो करप्शन होगा कैसे? दूसरा एक तरीका ढूंढा है बीजेपी ने, वो है स्कीम। अब स्कीम्स के चक्कर में बहुत ज्यादा स्कैम्स होता है। हर 6 महीने में आपको एक ना एक नया मोदी जी का स्कीम सुनने के लिए मिल ही जाएगा। अब इस स्कीम में कितना पैसा पहली बार लगाया जाता है, उसके बाद कितना बजट एलोकेट किया जाएगा, इन सब के बारे में आज कोई रिपोर्ट नहीं छपता। रिपोर्ट इसलिए नहीं छपता, कोई जाके देखता ही नहीं है कि ग्राउंड में लोगों को वो पैसा मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, लोगों को वो बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ये सब जुमला बन के रहेगा। ये आखिरी रिपोर्ट की बात करें, जो किसान की दोगुनी आय करने के बारे में बात हो रही थी, उसकी सच्चाई तो आपको पता लगी चुकी है। कई बार लोग जो पैसे लगा के खेती बाड़ी करते हैं वही नहीं निकाल पाते, वही लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसे में ये जो स्कीम्स है, इनकी पैसा जाता कहाँ है किसी को नहीं पता। तो इसको आप स्कीम कहोगे या फिर स्कैम। आज के समय पे अगर आप भी ये सोचते हो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से -23.9% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुई है हमारी, तो आप भी भाई साहब बहुत बड़े गलत फहमी में हो। याद कीजिए 2019 की 19 नवंबर की वो मीटिंग जहां पे सरकार एक तरीके से फोर्सफुली या फिर डरा के रिजर्व बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। रिजर्व बैंक के पास वो पैसा था किस लिए, कौन से दिन के लिए? एक ऐसे समय के लिए जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा, जनता को पैसा की जरूरत पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा नहीं होगा और ऐसे में मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए रिजर्व बैंक के पास 9 लाख करोड़ के आसपास कुछ पैसा था, लेकिन हमारा निर्मला ताई ने डरा के इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए पैसा निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया था, यानी 3 लाख करोड़ के आसपास पैसा निकाल लिया था।
डाल दिए थे इकोनॉमी में, फिर भी कोई रिफॉर्म्स या फिर अच्छे दिन देखने के लिए नहीं मिले थे। एपिडेमिक से पैंडेमिक के बीच की ये जो सफर है, इसके बीच में सरकार ने राज्यों को कोई हक नहीं दिया लॉकडाउन का। पहले का पूरा जो लॉकडाउन चला, प्रोसीजर 1 2 3 4, ये सारा प्रोसीजर कंट्रोल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंट्री है उसको लॉक कर दिया, किसी को मूव करने नहीं दिया, सारे के सारे बिजनेसेस एक साथ बंद कर दिए, एक अनप्लान्ड लॉकडाउन। इसकी वजह से हुआ क्या, इंडिया के अंदर जो ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है उसमें भारी गिरावट आ गई। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं बची तो नया प्रोडक्ट आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। ऐसे में कई सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो एमएसएमईज के अंदर आते हैं वो तबाह हो गए। मोटी मोटी बात करें तो फिर से 4 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दिया, या फिर कुछ तो ऐसे हैं जो खोने वाले हैं आगे चल के। 2018 की बात से जो लोग पैसा बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे थे, अब क्या हुआ, जॉब लॉसेस की वजह से वो लोग पैसा खर्च करना ही बंद कर दिया। लोग पैसे सेव करने लगे और इसकी वजह से और भी लिक्विड मनी की जो फ्लो है मार्केट में वो कम होने लगी, और इकोनॉमी आज के टाइम पे -23.9% तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही होता है आपको असली मुद्दों से भटकाना, अपनी जो दादागिरी है उसको बरकरार रखना, और ऐसा ही कुछ आज के टाइम पे चल रहा है। आपको 2 जुमले काफी ज्यादा सुनने के लिए मिल रहे हैं। अरे यूएस की इकोनॉमी देखो, वो तो हमसे भी ज्यादा बुरी हालत में है, -30% के आसपास पहुंच चुका है। वहीं एक जुमला सुनने के लिए मिल रहा है कि इकोनॉमी यूं गई है और यूं वापस आएगा, मतलब एक बाउंस बैक इफेक्ट की बात यहाँ पे आपके साथ की जा रही है। लेकिन इसके अंदर 3 बग्स हैं जिनको आप समझ लिए तो आप समझ जाओगे कैसे ये जो बातें चल रहा है ये गलत है। सबसे पहले ये समझ लो, जो यूएस इकोनॉमी है वो -30% के आसपास नहीं है, बल्कि वो जो इकोनॉमी है -9% के आसपास है। क्योंकि यूएस जिन पैरामीटर्स में अपनी जीडीपी को मापता है उनके हिसाब से 9% से ज्यादा यूएस इकोनॉमी नीचे नहीं गई है। वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसमें भी फजिंग किया हुआ है, माना जाता है -30% से भी नीचे इंडियन इकोनॉमी चला गया है। मतलब यहाँ पे भी लोगों को एक धोखा दिया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है, उसके बाद दिखा सकते हैं कि 23% की नेगेटिव ग्रोथ हमारे साथ हो रही है। दूसरा, बाउंस बैक इफेक्ट। काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को समझाया जा रहा है कि कोविड की वजह से कैसे इकोनॉमी नीचे क्रैश हुई है और कोविड के बाद कैसे ऊपर चढ़ेगा, लेकिन इसके पीछे जो बग है वो कोई समझा ही नहीं रहा है। यूएस की जो इकोनॉमी है वो बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यूएस के लिए एक बात कहा जाता है कि यूएस का धंधा ही है धंधा। और दूसरी बात करें हमारी देश यानी हिंदुस्तान की, तो हम एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब सोच के देखो किस चीज़ की सर्विस दोगे आप, जब यहाँ पे वो प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोगों के पास नौकरी ही नहीं है, जब वही टैक्सेशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो आप कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वहीं यूएस की बात करें तो एटलीस्ट कुछ वैक्यूम तो क्रिएट होगा, कुछ चीज़ों की डिमांड तो इंटरनेशनल मार्केट में होगा जो लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। तो हाँ, थोड़े ज़्यादा टाइम लगेगा यूएस को भी, 5-6 महीना, लेकिन वो निकल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे चीज़ों को फिर से दोबारा से सेट करने के लिए एटलीस्ट 3-4 साल लग जाएंगे। तीसरा और आखिरी भाग, अगर आप सोच रहे हो कि आईएमएफ ने तो बोला था भाई साहब 2021 में ही हमारा जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो देखने के लिए मिल जाएगा, 7% के आसपास हमारा पॉजिटिव ग्रोथ होगा, तो फिर ये 3-4 साल क्यों कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बातें हैं रिलैक्सेशन को लेके। यूएस के साथ आप इंडिया की रिलैक्सेशन को कंपेयर करो तो जुमला लगता है, 20 लाख करोड़ जितनी बड़ी अमाउंट का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन अब देखो तो ज़्यादातर लोन से। आज के टाइम पे जहाँ पे बिजनेसेस चल नहीं रही है, मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, वहाँ पे कौन सा मूर्ख बिजनेसमैन होगा जो पैसा मार्केट से उठाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और फिर खुद ही डूब जाना चाहेगा। वहीं यूएस रिलैक्सेशंस की बात करें तो उन्होंने जनता के हाथों तक पैसा पहुंचाया है कि आप भाई साहब खर्च करो, ऊपर से उनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक एवरेज इंडियन के मुकाबले एक एवरेज अमेरिकन कमा भी ज़्यादा रहा है, उसको रियल रिलैक्सेशन भी मिला है। और वहीं एक इंडियन जो कमा नहीं रहा था पहले से ही, उसके ऊपर से और ज़्यादा लोग आज के टाइम पे कमा नहीं रहे हैं, नौकरी नहीं रही है, प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रही है। तो ये जो पूरा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्या लगता है आपको 5-6 महीने में ये पूरा बढ़ जाएगा? जो चीज़ें ये 2018 से 2020 तक होती हुई आई है वो क्या 2-3 सालों में सही हो जाएंगे? नहीं होगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा जिसके बीच से धीरे धीरे लोगों को गुजरना होगा। इतनी सारी जो बैड पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया है, इसके साइड इफेक्ट आपको थोड़े लॉन्ग टाइम तक भुगतने पड़ेंगे, और वो भुगतेगा इस देश का आम लोग, आम जनता। इस सरकार की कितनी फेलियर्स गिनाऊं आपको आज के टाइम पे इस इकोनॉमिक क्रैशेस के लिए। लोग इसके बाद सुधर जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे सरकार फिर भी नहीं संभला। डेथ टू जीडीपी 2020 का सबसे हाईएस्ट हो गया है इंडिया का %। दोस्तों, डेथ टू जीडीपी समझाता है इंटरनेशनली आपका कर्जा कितना है। हमेशा से ये माना जाता है कि आप जितना कमाते हो कर्जा उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंडिया का कर्जा चढ़ गया है ऊपर। 2018-19 की बात करें तो 70% था हमारा कर्ज। आज के समय पे स्थिति ऐसा हो गया है कि रिजर्व बैंक के रिजर्व में कुछ अब बचा नहीं है। 2019 में सरकार ने धमकी देके निकाल लिया। आपातकालीन स्थिति के लिए जो पैसा था वो सरकार ने पहले ही खा लिया। सरकार के बुरे डिसीजंस की वजह से टैक्स कलेक्शन भी अच्छा नहीं हो पाया। तो सरकार और रिजर्व बैंक के रिजर्व में अब कुछ बचा नहीं है। तो 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो करेंसी प्रिंटिंग करें जिससे इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, लोगों की चीखें निकल जाएंगी, लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे, करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगा, हमारा डॉलर ऊपर चढ़ जाएगा और इससे कर्जा भी बढ़ जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है हम इंटरनेशनली लोन ले लें, यानी बोरो करना स्टार्ट कर दें। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर एक कंट्री कम ज़्यादा करता रहता है। लेकिन आज हमारी स्थिति दोस्तों अलग है।
आज अगर हम पैसा बोरो करते हैं और उसके बाद भी हम अपनी इकोनॉमी को सुधार नहीं पाते हैं, तो आगे चल के ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, हम जितना कमाते हैं उससे 3% ज़्यादा कर्जे में आज हम खड़े हैं। उसके ऊपर फिर से हम कर्जा लेने वाले हैं। यानी जिस बात पे हम पाकिस्तान पे हँसते थे कि कर्जा ले लेके इस देश की जनता को बेच दिया उन्होंने, आज ये सरकार आपके साथ वही करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर सर्वाइव नहीं कर पाया, ये इकोनॉमी दोबारा रिफॉर्म नहीं हो पाया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हर एक व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ होगा। मोटी मोटी बात यह है दोस्तों कि इस देश को 4 कंधों पे लाद लिया गया है। देरी है बस शमशान घाट तक पहुंचाने की। हमें यह पता ही नहीं चला कि विकास की राजनीति कब धार्मिक विश्वास की राजनीति बन गया है। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे ऐसा ही एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जागरूक रहिए, जानते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।